हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं बक्सर के युद्ध के विषय में। इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे देश के इतिहास को एक नई दिशा में ले जाती हैं। तत्काल समय में उन लोगों के द्वारा किए गए निर्णय और उन घटनाओं के प्रभाव का अध्ययन ही हम करते हैं इतिहास में, जिन लोगों ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था अपने निर्णयों के द्वारा देश के इतिहास को प्रभावित किया और एक नई दिशा प्रदान की। और उनके द्वारा किए गए इन कार्यों की वजह से कुछ ऐसी घटनाओं ने जन्म लिया जिसने हमारे इतिहास को बदल के रख दिया। और हम जो आज वर्तमान में जिस जीवन को, जिस परिस्थिति में जी रहे हैं, ये सब उन्हीं लोगों के द्वारा लिए गए निर्णय और उन्हीं घटनाओं का एक दिया गया दिशा रूप है, जिसको हम आज वर्तमान में पुराने इतिहास के द्वारा पढ़ करके उनके अनुभवों से अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और उन्हीं परिस्थितियों को देख करके हम वर्तमान की परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमताएं भी विकसित करते हैं। तो हम आज की क्लास में मीर जाफर, मीर कासिम और लॉर्ड क्लाइव जैसे नेतृत्वकर्ता जो तत्कालीन समय में हुए और उन्होंने अपनी अपनी क्षमताओं का प्रयोग करके प्रशासन में कुछ अपनी नीतियों के द्वारा ऐसे कार्य किए जिनके द्वारा उन्होंने अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की। और हम देखेंगे कि लॉर्ड क्लाइव ने अपनी उच्च बुद्धि क्षमता और सैनिक प्रणाली और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा भले ही भारत के लिए वो नुकसानदायक रहा हो या किसी भी दिशा में भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को ले गया हो, लेकिन तत्काल समय में लॉर्ड क्लाइव ने अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करते हुए कंपनी के हितों को बढ़ाया और उसकी इस निर्णय क्षमता की वजह से वो भी कंपनी में बहुत आगे तक बढ़ता गया। तो यहाँ पर हम मीर जाफर, मीर कासिम, लॉर्ड क्लाइव के विषय में आज की क्लास में जानेंगे और देखेंगे किस प्रकार से एक युद्ध जिसे हम इतिहास में बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं, उसके क्या परिणाम हुए और इलाहाबाद की संधि के द्वारा भारत में किस प्रकार से एक द्वैध शासन प्रणाली आई जिसने बिहार को, उड़ीसा को और बंगाल को बहुत ज़्यादा आर्थिक, सामाजिक और सभी क्षेत्रों में, सभी आयामों से प्रभावित किया। और वो बंगाल की धरती जो गंगा जैसी नदियों और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों से सिंचित थी, उसके जलोढ़ मैदानों से परिपूर्ण थी, जो अन्न का एक ऐसा भंडार थी जो न केवल बंगाल को बल्कि देश के अन्य क्षेत्रों को भी अन्न प्राप्त करवाती थी। जहां पे बंगाल की खाड़ी से जाने वाला मानसून, उसकी बारिश से ओतप्रोत वो क्षेत्र था जो समृद्ध था, जो कृषि के रूप में भी समृद्ध था। लेकिन प्रशासनिक निर्णयों की वजह से, प्रशासनिक दिशा जो लॉर्ड क्लाइव ने वहां पे डाली, उन तत्कालिक प्रशासनिक निर्णयों की वजह से वो भूमि जो मानसून से सिंचित थी, जो नदियों के मैदान पे स्थित थी, अन्न से परिपूर्ण थी, उसने भी 1770 में एक भयंकर अकाल को देखा और लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियां उसमें खो दी। तो किस प्रकार से प्रशासन हमारे जनजीवन को प्रभावित कर देता है। कितना भी समृद्ध और उपजाऊ क्षेत्र क्यों न हो, अगर सत्ता और प्रशासन गलत निर्णय लेता है तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना ही पड़ता है। तो चलिए देखते हैं बक्सर का युद्ध किस प्रकार से हमारे इतिहास में एक नया मोड़ लेकर के आता है। हमने पिछले क्लास में आपसे चर्चा की थी कि यह क्षेत्र था बंगाल, जहां पर 1757 में एक प्लासी युद्ध लड़ा गया, जो कि अंग्रेजों के छल और कपट के परिणाम के फलस्वरूप वहां का जो नवाब है बंगाल का, सिराजुद्दौला, उसकी हत्या हो जाती है। और वहां पर अंग्रेजों ने अपने एक कठपुतली प्रशासक को नवाब बना करके मीर जाफर को वहां का शासन सौंप दिया। तो यहां पर हम देख रहे हैं 1757 में मीर जाफर, जो कि अंग्रेजों का ही एक नुमाइंदा था, वो नवाब बनकर के बैठ जाता है। हमने प्लासी के युद्ध में इसे पढ़ा था। मीर जाफर ने अनेकों प्रकार से अंग्रेजों को खुश करने का प्रयास किया। 24 परगना क्षेत्र की भूमि की दीवानी अंग्रेजों को दे दी गई। 24 परगना क्षेत्र
24 परगना क्षेत्र की दीवानी, दीवानी से तात्पर्य है राजस्व वसूलने का अधिकार, वहां पे टैक्स लेने का अधिकार जो दीवानी कहलाता था, वो अंग्रेजों को दे दिया मीर जाफर ने। और अनेक रूप से व्यक्तिगत उपहार जो है क्लाइव को दिए गए। क्लाइव चूंकि प्लासी के युद्ध का मेन करता धरता था, तो जाफर ने क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से भी अनेक उपहार सौंपे और जो सैन्य खर्च हुआ था उसके रूप में भी 50 लाख रुपए हर्जा खर्चा के तौर पे कंपनी को प्राप्त हुए। लेकिन कंपनी का जो लालच था वो इतने से संतुष्ट होने वाला नहीं था। कंपनी का लालच दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और मीर जाफर उनकी मांगों को पूरे करते करते बंगाल के पूरे खजाने को लुटा बैठा। बंगाल का पूरा खजाना खाली हो गया। बंगाल का खजाना जो है वो खाली हो गया। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सिर्फ अपना लाभ देख रही थी और जाफर जो था वो पूर्ण रूप से अंग्रेजों के लिए काम कर रहा था। भले ही उसके अंदर कोई भी प्रशासनिक क्षमता रही हो, लेकिन उस पर पूरा कब्जा अंग्रेजों का था। वो जैसा चाह रहे थे वैसा ही जाफर को करना पड़ रहा था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्ता धर्ता थे वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी का हित देख रहे थे। तो उन्होंने पूरे बंगाल के खजाने को खाली कर दिया। पूरा पैसा वो लेते रहे और अपने दस्तक का दुरुपयोग उन्होंने और ज्यादा शुरू कर दिया था। हमने बताया था कि 1717 में जो बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा कंपनी को एक मैग्ना कार्टा जिसे कहा जाता है अधिकार पत्र मिला था, जिसे दस्तक कहते हैं, उस दस्तक के द्वारा बंगाल के क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार का जो उन्हें फरमान प्राप्त हुआ था उसका दुरुपयोग उन्होंने और ज्यादा शुरू कर दिया था और लगभग पूरी तरीके से उन्होंने खजाने की तरफ जाने वाला जो रेवेन्यू था, राजस्व था, वो अपनी तरफ मोड़ लिया था। दस्तक के प्रयोग के द्वारा, दुरुपयोग के द्वारा वो सभी व्यापारियों को दस्तक बेच रहे थे। उसके द्वारा जो टैक्स, जो रेवेन्यू बंगाल के खजाने में जाना चाहिए था वो सीधे सीधे अब अंग्रेजों की झोलियां भर रहा था और अंग्रेज खजाने से स्वयं भी धन जो है वो निकासी कर रहे थे। इस प्रकार से बंगाल का खजाना जो है वो खाली होता चला गया और एक स्थिति ये आई कि बंगाल के नवाब मीर जाफर को कुछ न कुछ करना ही था। आखिर उसके अंदर भी जमीर जिंदा था, तो उसने भी धीरे धीरे अंग्रेजों से थोड़ा थोड़ा विमुख होना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अब खजाने में पैसा नहीं रह गया था। उसने भी जब अंग्रेजों को मना करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे अंग्रेजों को लगने लगा कि मीर जाफर अब हमारे कहने में नहीं चल रहा है और उन्होंने मीर जाफर के ऊपर इल्जाम लगाया कि वो डचों से संपर्क बढ़ा रहा है। और यह सच्चाई भी थी। मीर जाफर धीरे धीरे डचों से संपर्क बना रहा था। मीर जाफर जो है वो डच से धीरे धीरे अपने संपर्क बढ़ा रहा था ताकि अंग्रेजों को कुछ न कुछ नियंत्रित किया जा सके। और वो लगातार जो है जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाता जा रहा था, जिससे कि खजाने में कुछ न कुछ पैसा आ जाए। इस वजह से जब मीर जाफर को डचों की तरफ झुकाव को अंग्रेजों ने देखा तो अंग्रेजों को लगा कि अब मीर जाफर हमारे काम का आदमी नहीं है, तो उन्होंने जो है मीर जाफर को हटाने का निर्णय ले लिया। और उसके पहले डचों को उन्होंने एक युद्ध में पराजित किया। 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। बेदरा का युद्ध, बेदरा बंगाल में ही एक जगह है। बेदरा के युद्ध में डच और अंग्रेज आमने सामने होते हैं और डच कंपनी वहां पे पराजित हो जाती है। इस प्रकार हम देख रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को इन्होंने हरा दिया। उसके बाद 1762 में बेदरा का युद्ध हुआ और डचों को भी इन्होंने परास्त कर दिया। यह समय वो है जब सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में चल रहा है। हमने पिछली क्लास में भी इसकी चर्चा की थी कि 1756 से फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हो रहा है। उसी क्रम में 1760 में एक युद्ध और होता है। 1762 में बेदरा के युद्ध में डच हार गए और डचों को जो है बहुत सीमित कर दिया गया, राजनीतिक कैरियर उनका खत्म कर दिया गया। 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है।
जिसे हम तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं। 1760 में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो युद्ध चल रहा था, भारत की भूमि में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हो जाते हैं और यहां से जो फ्रांस है उसका भी राजनीतिक कैरियर भारत में खत्म हो जाता है। फ्रांस भी यहां से खत्म और डच भी यहां से खत्म। तो हम कह सकते हैं कि 1757 से लेकर के 1760 के बीच का समय, जिसमें अंग्रेजों ने 3-4 बहुत महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। कौन कौन से? 1757 में उन्होंने लड़ा प्लासी। अगर हम देखें कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को छल कपट के द्वारा अंग्रेजों ने हरा दिया, मार दिया और वहां पे मीर जाफर को अपना एक नवाब बना करके बिठा दिया, मीर जाफर को। उसके बाद में 1759 में इन्होंने वेदरा का युद्ध लड़ा और वेदरा के युद्ध में इन्होंने डचों को, जो एक प्रतिद्वंदी कंपनी थी यूरोप की, उनको भारत की राजनीति से बाहर कर दिया। इसके बाद में 1760 में उन्होंने वांडीवास का युद्ध लड़ा। वांडीवास का युद्ध में उन्होंने फ्रांस को भी भारतीय क्षेत्र की राजनीति से बाहर कर दिया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 1757 से 1760 के बीच में अंग्रेज बराबर विजय की तरफ बढ़ रहे थे, राजनीतिक रूप से भी और इन कंपनियों को बाहर खदेड़ने के रूप में भी। इस प्रकार से सभी प्रतिद्वंदी कंपनियां, फ्रांस और डच, भारत से राजनीतिक रूप से जा चुके थे और अब बचते हैं ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी अब चाहती है बंगाल पे पूरा नियंत्रण। अभी प्लासी के युद्ध के बाद में जो उन्होंने नियंत्रण किया था वो कुछ सीमित था, क्योंकि यहां पर अभी उनको सिर्फ बंगाल के नवाब जो मीर जाफर है उसके ऊपर कंट्रोल था, लेकिन बंगाल का जो पूरा राजस्व है वो वसूलने का अधिकार वो चाह रहे थे कि मैं स्वयं ही पूरे बंगाल का जो राजस्व है वो सीधे सीधे अंग्रेज अपने खजाने में ले जाना चाह रहे थे। अभी जाफर के समय तक सिस्टम ये चल रहा था कि राजस्व खजाने में जाता था और खजाने से अंग्रेजों को लेना पड़ता था किसी न किसी बहाने से, लेकिन वो चाह रहे थे कि कुछ ऐसा हो जिससे कि सीधे सीधे राजस्व पे हमारा अधिकार हो जाए। यानी वो बंगाल की, पूरे बंगाल की दीवानी को प्राप्त करना चाह रहे थे, दीवानी कार्य को प्राप्त करना चाह रहे थे। और यह दीवानी कार्य लीगल रूप से, कानूनी रूप से, वैध रूप से कौन दे सकता था? यहां सेंटर में जो मुगल सत्ता बैठी हुई है वो किसी क्षेत्र की दीवानी किसी भी व्यक्ति को दे सकती थी। तो वो दीवानी का जो देने का अधिकार है वैध रूप से, वो मुगल सत्ता के पास है। तो ये अंग्रेजों की रणनीति है कि किसी प्रकार से बंगाल की दीवानी प्राप्त हो जाए। तो यहां पर हम देख रहे हैं जब मीर जाफर और डच का संपर्क बढ़ा तो डचों को इन्होंने वेदरा के युद्ध में हरा दिया और उसके बाद वांडीवास में फ्रांसीसियों को भी इन्होंने आउट कर दिया। तब बचते हैं मीर जाफर। तो मीर जाफर को यहां से हटा दिया जाता है। मीर जाफर को बंगाल की गद्दी से अंग्रेजों ने हटा दिया। अंग्रेजों ने ही इनको वहां की गद्दी पे नवाब बनाकर बिठाया था और अंग्रेजों ने ही इनको वहां से हटा दिया और वहां पे एक नया नवाब आता है, मीर कासिम। मीर कासिम ये 1760 में बंगाल का नवाब बन जाता है। अंग्रेजों ने इसको नवाब बना दिया। तो यहां पर हम देखते हैं कि मीर जाफर को जब बंगाल का नवाब अंग्रेजों ने बनाया था तो उसे कहा जाता है बंगाल की प्रथम क्रांति। अंग्रेजों ने इसे बंगाल की प्रथम क्रांति के रूप में देखा है, क्योंकि बंगाल के नवाब के रूप में जब जाफर को नियुक्त किया गया तो ऐसा कहा गया कि इसे बंगाल की प्रथम क्रांति की संज्ञा दी गई। और जब मीर जाफर को वहां से हटा दिया गया तो इसे बंगाल की द्वितीय क्रांति कहा जाता है। इतिहास में ऐसा लिखा जाता है कि यह बंगाल की द्वितीय क्रांति थी। और यहां पर मीर कासिम एक नया व्यक्ति आकर के नवाब बन जाता है और यह व्यक्ति भी पूर्ण रूप से अंग्रेजों की कठपुतली था, क्योंकि इसको भी अंग्रेजों ने ही बंगाल के नवाब के पद पे बिठाया था। तो आते ही जैसे ही नवाब बनता है वैसे ही अंग्रेजों की झोली में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि मीर जाफर से ये लगातार कुछ क्षेत्रों की दीवानी मांग रहे थे, जैसे वर्धमान जिला।
ये मांग रहे थे कि कुछ जिलों की दीवानी हमको आप दे दीजिए, लेकिन मीर जाफर बराबर कुछ न कुछ टाला इनको दे रहा था और इन्हीं सब वजहों से मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को लाया गया और इसको नवाब बनाने से पहले ही इसने वादा कर दिया था कि जैसे ही मैं नवाब बनता हूं वैसे ही मैं आपको कई जिलों की दीवानी दे दूंगा। और जैसे ही ये नवाब बनता है वैसे ही वर्धमान, चटगांव और मिदनापुर, तीन बहुत ही महत्वपूर्ण जिले थे बंगाल के। इन तीनों जिलों की दीवानी अंग्रेजों को जो है मीर कासिम प्रदान कर देता है। वर्धमान, चटगांव और मिदनापुर, ये तीन जिलों का राजस्व का पूरा अधिकार अर्थात दीवानी का अधिकार मीर कासिम अंग्रेजी कंपनी को दे देता है। और यह अंग्रेजों की एक जीत थी और उनको लालच में फंसाने वाला भी यही एक निर्णय था। जब हम किसी व्यक्ति को हाथ पकड़ने की अनुमति देते हैं तो वो कंधा पकड़ लेता है, या कह सकते हैं जब हम किसी व्यक्ति को बैठने की अनुमति देते हैं तो वो लेटने की जगह ढूंढने लगता है। जब मीर कासिम के द्वारा इन तीन जिलों की दीवानी अंग्रेजों को 100% मिल गई, तब उनको लगा कि तीन जिलों से इतनी अत्यधिक राजस्व की कमाई होती है और उन्हें यह ज्ञात हुआ कि राजस्व के द्वारा अगर पूरे बंगाल पे हमारा नियंत्रण हो जाए तो हम कितने पैसे में खेल सकते हैं, कितना राजस्व हमें मिल सकता है। उनकी आंखें बड़ी हो गईं और वो लगातार सोचने लगे कि किसी प्रकार से अगर पूरे बंगाल की दीवानी हमें मिल जाए तो फिर कितना धन हम अर्जित कर सकते हैं। वो इन तीन जिलों के प्राप्त राजस्व से ही उन्होंने कैलकुलेशन कर लिया। और मैंने बताया था कि बंगाल की धरती जो एक बहुत ही संपन्न धरती कही जाती थी, उसका राजस्व उसमें कितना होता रहा होगा ये आप अनुमान लगा सकते हैं। सिर्फ तीन जिलों से ही उन्होंने अनुमान लगाया कि मुझे बहुत सारा पैसा यहां से प्राप्त हो सकता है अगर डायरेक्ट ही प्रशासन में मैं आ जाऊं। तो उन्होंने क्या किया, मीर कासिम के ऊपर अनेक प्रकार से दबाव स्थापित करना शुरू कर दिए जिससे कि और से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। लेकिन मीर कासिम जो व्यक्ति था वो आया जरूर था, अंग्रेजों के सहयोग से वह जरूर बंगाल का नवाब बन गया था, लेकिन इसके पास एक प्रदेश का प्रशासन चलाने के अनेक गुण विद्यमान थे और यह जानता था कि अंग्रेज जब तक कि हमारे निकट रहेंगे ये हमको अच्छी तरीके से प्रशासन नहीं करने देंगे और हमारे खजाने को खाली करते रहेंगे। इसीलिए इसने कुछ प्रशासनिक निर्णय लिए जिससे आगे चल के अंग्रेजों से इसका बैर होना तय था। लेकिन फिर भी मीर कासिम ने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिससे कि बंगाल को इसने एक नई दिशा देने का प्रयास किया। मीर कासिम ने 1760 में गद्दी हासिल की, नवाब बना और इसने सबसे पहला काम क्या किया, राजधानी का काम किया। बंगाल की इस समय राजधानी क्या थी, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद राजधानी जो है वो मुर्शीद कुली खां ने बनाई थी। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि बंगाल को स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने के लिए मुर्शीद कुली खां ने ही पूरा काम किया था और उसी ने ढाका से मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया था। तो राजधानी मुर्शिदाबाद में थी, मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद जो है वो कलकत्ता के निकट था, कलकत्ता के निकट था। तो जब कलकत्ता में अंग्रेज बैठे हुए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी हुई है, उनके प्रशासक वहां पे हैं, तो अगर मुर्शिदाबाद में कोई भी सैन्य या प्रशासनिक एक्टिविटी होती थी तो वो तुरंत जो है कलकत्ता में बैठे हुए अंग्रेजों के सानिध्य में आ जाती थी, उनकी जानकारी में आ जाती थी और वो उस पर दबाव बनाना शुरू कर देते थे, एक्शन लेना शुरू कर देते थे। और मीर कासिम चाह रहा था कि कुछ नए काम बंगाल में किए जाए, क्योंकि उसको अपने दायित्व का बोध होने लगा था। वो चाह रहा था कि बंगाल में मैं अच्छा प्रशासन करूं। तो उसके लिए उसने क्या किया, मुर्शिदाबाद से राजधानी उसने मुंगेर ट्रांसफर कर दी। वो अपनी राजधानी को मुंगेर ले गया जो बिहार में है, बिहार में है और कलकत्ता से दूर है। कलकत्ता जो है, मुर्शिदाबाद जो है वो कलकत्ता के बिल्कुल निकट था और मुंगेर वहां से काफी दूरी पर था।
तो सबसे पहला इसने काम क्या किया, प्रशासनिक राजधानी को ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर देता है, जिससे कि प्रशासन में अंग्रेजों का हस्तक्षेप कम से कम हो सके। और इस बात ने अंग्रेजों के कान खड़े कर दिए। अंग्रेजों ने सोचा कि मीर जाफिर, मीर कासिम भी कुछ न कुछ बदल रहा है। दूसरा काम इसने क्या किया, इसने अपने सैन्य क्षमता को बढ़ाया, सैन्य क्षमता बढ़ाई इसने। यह जानता था कि किसी न किसी दिन मेरे कार्यों से अंग्रेजों से मेरा लड़ना तय है, इसीलिए इसने सबसे पहला काम सैनिक क्षमता को इसने बढ़ाया और सैनिकों का यूरोपीय तरीके से प्रशिक्षण कराया। वो देख रहा था कि यूरोपीय सेनाएं हैं, जो अंग्रेजों की सेनाएं हैं, वो ज्यादा प्रशिक्षित हैं, उनके पास हथियार हैं, बंदूकें हैं और तोपें हैं, और वो अलग प्रकार से लड़ते हैं, जिससे कि भारतीय सेनाएं उनके सामने टिक नहीं पाती हैं। तो उसने अपनी सेना का प्रशिक्षण जो है वो यूरोपीय तरीके से कराना प्रारंभ कर दिया। और तोड़दार बंदूकें जो होती हैं, जो तोड़ करके जिसमें कारतूस डाल के चलाया जाता था, तो तोड़दार बंदूकों का इसने जो है निर्माण शुरू कराया मुंगेर में, और नए प्रकार की तोपें भी वहां पे इसने आयातित की और बनवाना शुरू की। तो इस प्रकार से इसने बंदूक और तोपों का भी बढ़ोतरी की अपने सेना में, और सेना का प्रशिक्षण यूरोपीय तरीके से कराना प्रारंभ कर दिया। यह काम चल रहा था, इससे अंग्रेज धीरे धीरे अब इससे नाराज होने लगे। लेकिन एक इसने और ज्वलंत काम कर दिया, और वह काम ऐसा था जिससे कि बिल्कुल अंग्रेजों के पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार का निर्णय मीर कासिम, जिसको मैंने ही गद्दी पे बिठाया है, वो कर सकता है। जैसा मैंने बताया कि लोग अपने निर्णयों से इतिहास को प्रभावित करते हैं, और उनके द्वारा लिए गए एक निर्णय के द्वारा ही इतिहास को एक नई दिशा मिलती है, जो आगे चल करके किसी न किसी बड़ी घटना के रूप में परिणित होती है। मीर कासिम के द्वारा लिया गया एक निर्णय, मीर कासिम ने एक निर्णय लिया दस्तक के संबंध में। दस्तक मैंने बताया कि बादशाह फर्रुखशेर के द्वारा अंग्रेजों को दिया गया एक फरमान था, जिससे वो बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर रहे थे, और वो उसका दुरुपयोग इस कदर कर रहे थे कि बंगाल के खजाने में पैसा ना के बराबर पहुंच रहा था। तो मीर कासिम ने क्या किया कि दस्तक के प्रभाव को तो वो खत्म नहीं कर सकता था, इसे दस्तक को निरस्त करना मीर कासिम के हाथ में नहीं था, क्योंकि दस्तक का अलॉटमेंट सेंटर से हुआ था, तो केंद्र का बादशाह ही उसे निरस्त कर सकता था। लेकिन उसने एक नया तरीका निकाला जिससे दस्तक प्रभावहीन हो गया। उसने कहा कि हमारे बंगाल में सभी लोगों को, सारे व्यापारियों को, चाहे वो अंग्रेज हो या फिर हमारे क्षेत्र के लोकल व्यापारी हो, सभी कर मुक्त व्यापार कर सकेंगे, जिससे दस्तक का प्रभाव खत्म हो गया। अगर हर व्यक्ति कर मुक्त व्यापार कर सकता है तो दस्तक लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो अवैध रूप से दस्तक का दुरुपयोग करके अंग्रेज पैसा कमा रहे थे, वो कमाई उनकी तुरंत ही एक झटके में शून्य पे आ गई। और मीर कासिम के द्वारा लिया गया यह निर्णय अंग्रेजों के लिए बहुत अचंभित करने वाला था, और जिसका परिणाम एक युद्ध के रूप में सामने आता है। मीर कासिम के साथ में अंग्रेजों का युद्ध ठन जाता है, और 3 युद्ध लगातार मीर कासिम के साथ अंग्रेजों के होते हैं। बक्सर के युद्ध के पहले के ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे प्रकट होता है कि किस प्रकार से मीर अंग्रेजों से अब टक्कर लेने में डर नहीं रहा था। वो सोच रहा था कि भले हमें युद्ध करना पड़े, लेकिन हम इनसे पीछे नहीं हटेंगे। 1763 में कटवा का युद्ध होता है, कटवा का युद्ध। 1763 कटवा युद्ध में मीर कासिम पराजित हो जाता है, अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। 1763 में ही गिरिया का युद्ध होता है, गिरिया का युद्ध। इसमें भी जो है पराजय का सामना मीर कासिम को करना पड़ता है। और 1764 में उदय नाला का युद्ध होता है, उदय नाला का युद्ध। और इसमें जो है उदय नाला के युद्ध में 1764 में पूरी तरीके से मीर कासिम पराजित हो जाता है, और उसे मैदान छोड़ करके भागना पड़ता है। बंगाल से उसे भाग करके अवध में शरण लेनी पड़ती है।
तो हम देखते हैं कि बक्सर के युद्ध की भूमिका बनना शुरू हो गई थी और लड़ाई स्टार्ट हो गई थी 1763 से ही। कटवा का युद्ध, उसके बाद गिरिया का युद्ध होता है और फिर 64 में उदय नाला का युद्ध होता है। 3 युद्धों में लगातार मीर कासिम अंग्रेजों से भिड़ता है और पराजित होता है। और तीसरे युद्ध में, उदय नाला के युद्ध में, वो बंगाल से पराजित होकर के भागता है और बंगाल के पड़ोस में ही आप देखेंगे एक क्षेत्र है अवध। अवध में जाकर के वो शरण लेता है और यहां है दिल्ली। अवध के बाद में जो है दिल्ली है, जहां पे मुगल सत्ता बैठी हुई है। तो हम देख रहे हैं कि बंगाल का नवाब मीर कासिम भाग करके अवध आ जाता है। अवध आ गया और अवध में इस समय नवाब हैं सुजाउद्दीन। नवाब सुजाउद्दीन अवध में बैठे हुए हैं और दिल्ली में है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, और यहां से भाग के आया है मीर कासिम। क्या सिचुएशन बन रही है? सिचुएशन यह बन रही है कि बंगाल से मीर कासिम अंग्रेजों से पराजित होकर भागता है और वह अवध में जाकर के शरणार्थी बन जाता है, शरण लेता है। और अवध में उस समय नवाब थे सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन उसको शरण देते हैं। क्या कारण है? सुजाउद्दीन बंगाल के नवाब मीर कासिम को शरण क्यों दिए होंगे? क्योंकि वो भी अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति को देख रहे थे। पड़ोसी राज्य के थे ना, तो पड़ोसी राज्य देख रहा है कि बंगाल में क्या हो रहा है। एक दिन ये उनके साथ भी घटना हो सकती है, क्योंकि अंग्रेजों की शक्ति अगर बढ़ेगी तो निश्चित तौर से वो तत्काल का समय साम्राज्यवादी समय था, जिसमें सेनाएं एक दूसरे पे आक्रमण करके क्षेत्रों को अर्जित करती थीं, अपने राज्य का विस्तार किया करती थीं। तो अवध का नवाब सोच रहा है कि यदि बंगाल में अंग्रेजों की शक्ति बढ़ती है तो निश्चित तौर से अगला नंबर अवध का होगा और बंगाल की सेनाएं अंग्रेजों के नेतृत्व में अवध पे हमला जरूर करेंगी। तो वो सोचता है कि हम मीर कासिम को शरण देते हैं और उसकी मदद करेंगे ताकि अंग्रेजों की शक्ति को सीमित किया जा सके। और सेंटर से शाह आलम द्वितीय, वो भी अंग्रेजों से परेशान हैं, वो भी आकर के इसमें सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार से 3 लोगों का सम्मेलन अवध में हो जाता है और इन तीनों लोगों की सेनाएं, कुछ सेना जो मीर कासिम के साथ भाग कर आई है, मीर कासिम की सेना है, अवध के नवाब सुजाउद्दीन की सेना और दिल्ली से मुगल सेना शाह आलम द्वितीय सेना, इसकी त्रिगुट सेना यह बन जाती है त्रिगुट सेना। यानी 3 गुटों की सेना यहां पे तैयार हो गई, अंग्रेजों को पछाड़ने के लिए तैयारी इन्होंने कर ली। अब इन 3 लोगों ने मिल करके अंग्रेजों को चुनौती दी, लेकिन अंग्रेज भी पीछे हटने वाले नहीं थे। अंग्रेज जो है इन तीनों लोगों की संयुक्त सेना से युद्ध करते हैं और वही युद्ध कहलाता है बक्सर का युद्ध। यह युद्ध होता है 1764 में। चलिए देखते हैं बक्सर का युद्ध किस प्रकार से हुआ और उसकी परिणति क्या हुई। हम देख रहे हैं कि पक्ष बन गया है। एक तरफ शाह आलम द्वितीय सुजाउद्दीन अवध के नवाब और मीर कासिम जो बंगाल का पूर्व नवाब है, इन तीनों ने अपनी सेनाएं संयुक्त रूप से इकट्ठा कर ली हैं। यानी यहां पे एक तरफ आ गई है त्रिगुट सेना। त्रिगुट मैंने आपको बता दिया इसमें कौन कौन से लोग हैं। और दूसरी तरफ जो है अंग्रेजों की तरफ से जो है लड़ रहा है, उसका जो नेतृत्व करता है वो लॉर्ड क्लाइव नहीं है। लॉर्ड क्लाइव जो है वो ब्रिटेन जा चुका है, ये आप याद रखिएगा। 1760 में लॉर्ड क्लाइव ब्रिटेन चला जाता है, वहां उसको बुला लिया जाता है और वहां पर अब दूसरे गवर्नर आ गए हैं। तो त्रिगुट सेना जो है वो लड़ती है नेतृत्व में हेक्टर मुनरो के। हेक्टर मुनरो ये अंग्रेज तरफ से हैं। अंग्रेज की तरफ से सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। जो लॉर्ड क्लाइव है वो ब्रिटेन जा चुका है। और एक तरफ से त्रिगुट सेना है और ये 22 अक्टूबर 1764 में युद्ध होता है, जिसे कहा जाता है बक्सर का युद्ध। बक्सर युद्ध, बक्सर बिहार में एक क्षेत्र है, उसी स्थान पे ये लड़ाई लड़ी गई जहां पे इन सेनाओं की लड़ाई हुई, इसीलिए इसे बक्सर
की लड़ाई बक्सर का युद्ध कहा जाता है। परिणाम क्या हुआ, यहां पर भी इन त्रिगुट सेनाओं में से कुछ प्रमुख लोगों को अंग्रेजों ने लालच देकर के अपनी तरफ मिला लिया, जो कि इनकी पूर्व की प्लासी के युद्ध का ही अनुभव था, और वही तरीका इन्होंने यहां भी कुछ हद तक अपनाया। और इस त्रिगुट सेना में से कुछ लोगों को, कुछ अधिकारियों को अंग्रेजों ने लालच देकर के अपनी तरफ मिला लिया। और इस युद्ध में जैसे पराजय होने लगी, तो जो शाह आलम द्वितीय हैं वो अंग्रेजों के पाले में जा बैठे। उन्होंने सोचा कि अंग्रेजों से संधि करना ही उचित होगा, अन्यथा जो है परिणाम और भयंकर हो सकता है। तो इस प्रकार से बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेजों की एक संपूर्ण विजय हो गई। यहां पर अंग्रेज जो है वो विजय प्राप्त कर लिए। बक्सर के युद्ध में जब अंग्रेजों की विजय हो जाती है, तो यहां पर कुछ चीजें, कुछ बिंदु हमें जानने चाहिए। हमने प्लासी के युद्ध में देखा था, तो वहां पे इतिहासकार प्रश्न उठाते हैं कि बक्सर के युद्ध और प्लासी के युद्ध में बक्सर का युद्ध जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने जो तरीका अपनाया था वो पूर्ण रूप से छल और कपट का था। इस वजह से वो विजयी प्राप्त कर गए थे, विजयी हो गए थे। लेकिन कहा जाता है कि अगर उन्होंने ये तरीका नहीं अपनाया होता तो वो सेनाओं को पराजित नहीं कर पाते। उसका प्रूफ यहां पर अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में दे दिया कि तीन सेनाएं, जिसमें दिल्ली की मुगल सेना यानी पूरे देश की सेना लगी हुई है, अवध जैसे राज्य की सेना शुजाउद्दीन के नेतृत्व में लगी हुई है, और मीर कासिम, इन तीनों की त्रिगुट सेना को अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में पराजित करके साबित कर दिया कि वो न केवल बौद्धिक रूप से यहां के प्रशासकों से ज्यादा आगे हैं, बल्कि सैन्य क्षमता और युद्ध कौशल में भी वो यहां की सेनाओं से बहुत आगे थे। कुछ ही घंटों में बक्सर के युद्ध को जीत करके उन्होंने ये साबित कर दिया। और बक्सर का युद्ध हारने के बाद शाह आलम और शुजाउद्दीन दोनों ही अब अंग्रेजों के आगे नतमस्तक हो गए, सरेंडर हो गए, और मीर कासिम वहां से अपनी जान बचा करके भाग गया। तो यहीं पे आप जान लें कि मीर कासिम वहां से भाग गया और बाद में अज्ञातवास में ही वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, अज्ञातवास में ही उसकी मृत्यु हो गई। यहां पे शाह आलम और शुजाउद्दीन जो बचते हैं, ये दो लोग अंग्रेजों के साथ संधि करते हैं, जिसको इलाहाबाद की संधि के रूप में जाना जाता है। और बक्सर के युद्ध को अगर आप पढ़ रहे हैं तो इलाहाबाद की संधि जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, उसको जानना आपके लिए आवश्यक है। तो इलाहाबाद की संधि के विषय में जानते हैं। इलाहाबाद की दो संधियां की गई। दो संधियां क्यों की गई? क्योंकि यहां पे एक तरफ दो पक्षकार हैं, एक तरफ अंग्रेज हैं और एक तरफ दो पक्षक हैं, एक शुजाउद्दीन और एक शाह आलम द्वितीय। तो इलाहाबाद की संधि करने के लिए ब्रिटेन से फिर बुलाया जाता है लॉर्ड क्लाइव को। हमने बताया कि बक्सर के युद्ध में जो नेतृत्व करता है वो हेक्टर मुनरो है, लेकिन संधि करने के लिए लॉर्ड क्लाइव को बुलाया जाता है। लॉर्ड क्लाइव उस समय अंग्रेजों का एक बहुत ही चहेता अधिकारी था, जो निर्णय लेने की अदम्य क्षमता का उसने परिचय दिया था। मद्रास में प्लासी के युद्ध में कई जगह पे उसने अंग्रेजों की डूबती नैया को पार लगाया था। इसीलिए बक्सर के युद्ध के बाद जैसे ही बक्सर में विजय मिलती है, तो यहां पर जो संधि होने जा रही है उसमें जो है नेतृत्व के लिए लॉर्ड क्लाइव को बुलाया जाता है। और लॉर्ड क्लाइव पुनः जो है 1765 में यह संधि की गई, जिसको कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। तो इसमें एक पक्षकार है लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से है और दो पक्षकार और हैं। दोनों से अलग अलग संधियां की जाएंगी। एक है शाह आलम द्वितीय, एक है शाह आलम सेकंड, और एक है शुजाउद्दीन अवध के। ये अवध के नवाब हैं। दोनों लोगों के साथ में अंग्रेज संधियां करते हैं, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि, जिसको संयुक्त रूप से हम इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि पहले जो की गई वो शाह आलम द्वितीय के साथ में की गई। यह संधि की गई 12 अगस्त को।
12 अगस्त 1765 को, और ये शुजाउद्दीन के साथ की गई 16 अगस्त 1765 को। तो जो 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय के साथ की गई उसको इलाहाबाद की प्रथम संधि कहते हैं और इसे द्वितीय संधि कहते हैं। अब हम पहले प्रथम संधि को पढ़ लेते हैं, तब हम द्वितीय संधि पे ध्यान देंगे। तो प्रथम संधि जो हुई 12 अगस्त को, उसमें जो है अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली के जो है बादशाह हैं उनसे संधि की। तो सबसे पहले उनसे प्राप्त किया इन्होंने दीवानी। देखो, जो शाह आलम द्वितीय केंद्र में बैठे हुए हैं, अंग्रेजों ने वहां पे चालाकी की है कि वो चाह रहे हैं कि केंद्र पे हम अपना प्रभुत्व कायम कर लें और केंद्र के जो सत्ता है यानी शाह आलम द्वितीय है उनका विश्वास हम जीत लें और हम आगे इससे अनेक लाभ प्राप्त करेंगे। वहां पे अंग्रेज चालाकी कर रहे हैं। शुजाउद्दीन जो अवध के नवाब हैं, इनके साथ बहुत कठोर संधि की जाएगी और इनसे बहुत सारा जुर्माना और काफी चीजें प्राप्त की जाएंगी। लेकिन शाह आलम द्वितीय के साथ में कुछ चालाकी के साथ अंग्रेज संधि करते हैं, क्योंकि शाह आलम द्वितीय मुगल सत्ता में बैठे, सेंटर में सत्ता है। तो हाँ, अंग्रेज चाहते हैं कि आगे चल करके हम यहां से अनेक लाभ प्राप्त करेंगे। तो अभी जो है वहां पे जो संधि आप देखिए कितनी अंग्रेजों की चालाकी है। शाह आलम द्वितीय से जो संधि करते हैं उसमें ये दीवानी प्राप्त करेंगे। मैंने आपको बताया कि जो है जब 3 जिलों की दीवानी इन्होंने मिली थी, चटगांव, मिदनापुर और वर्धमान की, वहां से अंग्रेजों के जो है लालच बढ़ गए थे। वो सोच रहे थे कि अगर हमें बंगाल की दीवानी किसी तरीके से मिल जाए तो हम जो है बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो जैसे ही बक्सर के युद्ध में जीते, लॉर्ड क्लाइव को बुलाया गया और लॉर्ड क्लाइव ने अपनी पूरी रणनीति यहां पर दिखाई और देखते हैं किस प्रकार से अंग्रेजों ने अपनी नींव यहां पे बहुत मजबूत रूप से रखी है। प्रशासनिक उनके निर्णय, उनकी कार्य प्रणाली को आप देखिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस प्रकार से हम प्रशासन में आगे बढ़ने के लिए हर एक दांव खेलने के लिए कंपनी तैयार थी और किसी भी मौके को भुनाने के लिए उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की और ना ही किंचित भर उन्होंने दया भाव दिखाया। यहां पे इन्होंने दीवानी प्राप्त की 3 प्रदेशों की। एक तो इन्होंने बंगाल और एक उड़ीसा और एक बिहार। इन 3 जगहों की दीवानी वैध रूप से अब अंग्रेजों ने प्राप्त कर ली। किससे? शाह आलम द्वितीय से। शाह आलम द्वितीय जो भारत के बादशाह थे, यानी मुगल सत्ता के बादशाह थे, वो ही बंगाल की दीवानी अलाट कर सकते थे। तो यहां पे वैध रूप से, हालांकि बक्सर का युद्ध जीतने के बाद में अंग्रेज जैसे चाहते वैसे प्रशासन कर सकते थे, स्वयं ही वो दीवानी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको एक वैध जामा पहनाया, एक कानूनी तरीका उन्होंने दिखाया और दस्तखत करवाए शाह आलम द्वितीय के कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी आज की डेट से अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाती है, ताकि वो इस चीज को आगे रख सकें। इस चीज को आगे कल को अगर कोई विद्रोह, कोई क्रांति होती है तो उनके पास ये साक्ष्य रहेगा कि बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा हमको इन 3 स्टेट की दीवानी दी गई है। लीगल तरीके से मैं यहाँ पे टैक्स वसूल रहा हूं। तो ये दीवानी प्राप्त की, ये बहुत बड़ी बात थी। ये बहुत बड़ी बात थी। शाह आलम द्वितीय इसको आसानी से नहीं दे रहा था, क्योंकि इस क्षेत्र की पूरी दीवानी, पूरा राजस्व अंग्रेजों के हाथ में जाने वाला था और यहां से अब शाह आलम द्वितीय को एक नया पैसा भी आगे नहीं मिलेगा। तो इसके एवज में कुछ क्षतिपूर्ति का लालच अंग्रेजों ने बादशाह द्वितीय को दिखाया। क्या दिखाया? वो इन्होंने कहा कि आपको हम शुजाउद्दीन से 2 क्षेत्र दिवा देंगे, यानी इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र बादशाह को दिए गए। बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिए गए। क्यों दिए गए? इलाहाबाद और कड़ा अंग्रेजों के पास तो था नहीं, तो बादशाह आलम को कैसे दे दिया? क्योंकि अभी ये दोनों क्षेत्र शुजाउद्दीन से वो ले लेंगे, क्योंकि वो भी तो नतमस्तक है, उसके साथ भी तो 16 अगस्त को संधि होनी है, वो उसके अंडर में है। इलाहाबाद और कड़ा अवध के क्षेत्र हैं,
तो अभी सुजाउद्दीन से वो क्षेत्र इन्होंने लिया नहीं है, लेकिन यहां पे शाह आलम द्वितीय को 12 अगस्त को ही इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र बादशाह शाह आलम को दे दिए। क्यों दे दिए? क्योंकि इसके एवज में उन्होंने बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी अपने नाम करवा ली, अपने नाम करवा ली और कहा कि इलाहाबाद और कड़ा अवध से लेकर के हम आपको देंगे। तो बादशाह शाह आलम को ये क्षेत्र दे दिए गए और इनको पेंशन पे रखा गया, पेंशन दी जाएगी। कहा गया कि शाह आलम द्वितीय से कहा गया कि अब आपको अंग्रेजी कंपनी जो राजस्व वसूलेगी उससे आपको पेंशन दी जाएगी, प्रतिवर्ष आपको पेंशन दी जाएगी। तो इस प्रकार से शाह आलम के साथ में ये किया गया संधि, जिसको इलाहाबाद की प्रथम संधि कहा जाता है। अब आते हैं इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो सुजाउद्दीन के साथ की गई। तो सबसे पहला तो यही पॉइंट है कि इलाहाबाद और कड़ा, इलाहाबाद प्लस कड़ा क्षेत्र जो है वो लिया गया। कड़ा क्षेत्र अंग्रेजों ने ले लिया, अंग्रेजों ने शाह आलम को दिवा दिया, चाहे आप ऐसे लिखें शाह आलम को दिलाया। वहां पे चूंकि इनको देना था तो इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र अंग्रेजों ने लेकर के शाह आलम को दिलाया। तो पहला पॉइंट तो यही इन्होंने किया। दूसरा जो है, एक अवध के क्षेत्र में किला था चुनार, चुनार का किला, चुनार किला अंग्रेजों ने ले लिया। चुनार किला अंग्रेजों का हो गया, अंग्रेजों को मिला। इसी संधि के द्वारा जो है चुनार किला, क्योंकि अब अंग्रेज चाह रहे थे कि बंगाल में तो हमको पूरा शासन मिल गया, पूरी दीवानी मिल गई, नवाबी सब कुछ हमारे अंडर में ही है, लेकिन अवध में ही अब हम थोड़ा सा हस्तक्षेप बना लें। और अपनी सेनाएं वहां भी इन्होंने स्थापित की। कहां? चुनार के किले में। चुनार का किला वाराणसी के आसपास क्षेत्र में पड़ता है, तो वहां पर भी अंग्रेजों ने अपनी सेना स्थापित की। चुनार का किला जो एक बहुत ही मजबूत सैन्य क्षेत्र का किला था, उसको अंग्रेजों ने अपने अधिकार में लेकर के वहां पे अपनी सेनाएं नियुक्त कर दी अवध के क्षेत्र में। और क्या किया? 50 लाख रुपए जुर्माना इनसे कितना लिया गया? अगला पॉइंट आप लिखेंगे 50 लाख का जुर्माना। इसी में 50 लाख हर्जा, खर्चा कह सकते हैं आप, खर्चा। इन्होंने कहा कि आप जबरदस्ती हमारे बीच में आए हैं, मीर कासिम से मेरा झगड़ा था, आपने हमारे भगाए हुए व्यक्ति को शरण दी और हमसे युद्ध लड़ा आपने, तो इसका हर्जाना 50 लाख रुपए खर्चा आया है सेना का। वो खर्चा भी कौन देगा? सुजाउद्दीन दे अपने खजाने से निकाल के। तो 50 लाख रुपए जो है हर्जाना के रूप में अंग्रेजों ने वसूल किया सुजाउद्दीन से। तो इस प्रकार से देख रहे हैं हम कि अंग्रेज जहां पर भी जीत जाते हैं वहां पर ये अपने पूरे रणनीति का प्रयोग करते हुए पूरा अपना खर्चा भी लेते हैं, उपहार भी लेते हैं, क्षेत्रों को ले लेते हैं और जैसी अपनी राजनीतिक इच्छा होती है वो पूरी करते हैं। यहां पर देखिए प्रशासनिक, राजनीतिक और वित्त के क्षेत्रों को उन्होंने किस प्रकार से हथिया लिया। राजस्व बंगाल का पूरा अब उनके अंडर में है। अवध में उनका हस्तक्षेप शुरू हो गया है। अवध में उन्होंने अपना एक किला बना लिया है जहां पे उन्होंने अपनी सेना को स्थापित कर दिया है। और दोनों बादशाह से और सुजाउद्दीन से इन्होंने संधियों में यह भी किया कि अब किसी भी प्रकार से आप युद्ध की स्थिति हमसे नहीं उत्पन्न करेंगे। और एक शर्त जो हमेशा ये डालते थे कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हालांकि अंग्रेज ऐसा करते नहीं थे, वो हमेशा ही हस्तक्षेप किया करते थे। तो इस प्रकार से इलाहाबाद की संधि जो है हो जाती है और बंगाल में अंग्रेज अपनी दीवानी प्राप्त कर लेते हैं और वहां पे ये नवाब बना देते हैं मीर जाफर को। ने हटा दिया था, उसी मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। अब देखिए मीर जाफर फिर से बंगाल का नवाब बन गया है। तो अब जो है वो पूरी तरीके से, अब पिछली बार इसको हटा दिया गया था क्योंकि इसने कुछ काम अंग्रेजों के विरुद्ध किए थे, लेकिन इस बार ये बिल्कुल अंग्रेजों की कठपुतली बन के काम कर रहा है और अंग्रेज जो है इसको वहां का नवाब फिर से बना दिए हैं। जब वहां के नवाब फिर से ये बना देते हैं इनको, तो 1746
64 में जब बक्सर का युद्ध जीता तो मीर जाफर को वहां पे फिर से नवाब बना दिया और 1765 में मीर जाफर मर गया। मीर जाफर जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद इसका पुत्र जो है वहां का नवाब बनता है जिसका नाम है नजमुद्दौला। नजमुद्दौला। अब अगर नवाबों की बात करें तो आगे जितने भी नवाब आ रहे हैं वो पूरी तरीके से सब अंग्रेजों के ही कब्जे में हैं और अंग्रेजों के ही बताए अनुसार वो काम करते हैं। तो यहां पे हम सिर्फ आपको एक क्रम बता दें क्योंकि कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मीर जाफर की मृत्यु के बाद नजमुद्दौला और उसके बाद में सैफुद्दौला और लास्ट में जो है मुबारक-उद-दौला, एक नवाब बनता है मुबारक-उद-दौला जो 1775 तक नवाब रहता है और यही जो है बंगाल का अंतिम नवाब था। बंगाल का अंतिम नवाब। तो आप सभी का नाम न याद रखें, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप मुबारक-उद-दौला का नाम जरूर याद रखें कि मुबारक-उद-दौला जो है बंगाल का अंतिम नवाब था और इसके बाद में नवाबी परंपरा जो है वो बंगाल से खत्म हो गई थी और सीधे सीधे वहां पे कंपनी का शासन शुरू हो गया था। 1775 में बंगाल का अंतिम नवाब जो था वो रहता है। मुबारक-उद-दौला के बाद में कोई भी वहां का नवाब नहीं बनता है। तो बंगाल का अंतिम नवाब कौन है? मुबारक-उद-दौला। तो इस प्रकार से ये जितने भी नवाब आए ये सब पेंशन पे थे, यानी अब जो नवाब आ रहे थे वो सब पेंशन पे थे। उनको कुछ खर्चे के लिए पैसा दिया जाता था, उसी पे उनका जीवन चलता था। और यहां पे लॉर्ड क्लाइव की जो भूमिका है वो उभर कर आती है, जिसको समझना आपके लिए आवश्यक है क्योंकि इसने भारत में बहुत सारे जो है परिवर्तन किए। उसको हम देख लेते हैं। लॉर्ड क्लाइव ने यहां पे 1765 में स्टार्ट किया द्वैध शासन। द्वैध शासन को समझना जरूरी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है ये द्वैध शासन। बंगाल में सबसे पहली बार लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1765 में क्लाइव के द्वारा। इसका कर्ता धर्ता कौन था? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने ही तो संधि की है। लॉर्ड क्लाइव को ही बुलाया गया था इलाहाबाद की संधि करने के लिए। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि होने के बाद में बंगाल में मीर जाफर जब बन जाता है तो वहां पे द्वैध शासन लागू किया गया। द्वैध शासन का मतलब यह है कि दो काम होते हैं, दीवानी और एक काम था निजामत। प्रशासन के क्षेत्र में नवाब द्वारा दो काम होते थे। दीवानी का मतलब था जो कर वसूला जाता था, राजस्व वो, और निजामत का काम था प्रशासन काम करना, प्रशासनिक व्यवस्था करना। तो आप इसे कह सकते हैं प्रशासनिक काम, प्रशासनिक कार्य, इनको निजामत कहा जाता था। और दीवानी का मतलब है राजस्व। राजस्व दो प्रमुख कार्य थे। अब इसमें से आप बताएं कि फायदा वाला कौन सा काम है, इनकम वाला कौन सा काम है? इनकम वाला काम यह है दीवानी, और प्रशासन का काम क्या है? खर्च का काम है। भाई न्याय व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, ये सभी व्यवस्थाओं में तो खर्चा होगा। तो निजामत का काम जो है खर्चा करने का काम है। इसमें जनता के कार्यों को करना पड़ेगा जिसमें खजाने से पैसा खर्च होगा। और दीवानी का काम है जिसमें जनता से टैक्स लिया जाएगा और खजाने में पैसा पहुंचेगा। तो लॉर्ड क्लाइव ने प्रशासन को दो भागों में बांटा, और प्रशासन को बांटा नहीं, प्रशासन तो दो भागों में पहले ही बटा था, लेकिन लॉर्ड क्लाइव ने यहां पे दो शासन प्रणालियां लागू की, यानी दो शासन करने वाले व्यक्ति हो गए। एक तरफ रखा गया नवाब को, निजामत कार्य के लिए नवाब को कहा गया कि आप जो है ये काम देखेंगे, और दीवानी काम के लिए रखा गया कंपनी को, कंपनी के कर्मचारी, यानी लाभ लेगी कंपनी। ये सब जनता है, यहां पे जनता है। तो जनता जो पैसा ले देगी वो कंपनी को देगी टैक्स, और नवाब क्या करेगा? जनता का काम करेगा। कार्य यहां से होना है और टैक्स यहां जाना है, राजस्व यहां जाना है, काम यहां से होना है। अब सोचिए इसका क्या परिणाम होगा? अगर राजस्व आपसे मैं वसूलूं
और उत्तरदायित्व मेरे पास कुछ न हो, यानी मेरे पास सिर्फ अधिकार है, बिना उत्तरदायित्व का अधिकार। इसे आप कह सकते हैं कि कंपनी के पास उत्तरदायित्व रहित अधिकार था। कंपनी के पास अधिकार है, किस चीज का? राजस्व वसूलने का अधिकार है, और कंपनी के पास कोई उत्तरदायित्व नहीं है कि इस राजस्व से आपका क्या लाभ किया जाएगा, क्या कार्य किया जाएगा। उत्तर देने के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। उत्तर देने के लिए कौन जिम्मेदार है? नवाब साहब। यानी कोई काम नहीं हो रहा है, न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, जो भी है, सैन्य व्यवस्था, वो सारी व्यवस्था किसको करनी है? नवाब को। कहां से करेगा? पैसा कहां है? पैसा तो कंपनी के पास है। तो इसके पास बिना अधिकार का उत्तरदायित्व है, यानी अधिकार शून्य, उत्तरदायित्व सभी। तो इस द्वैध शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? बिना अधिकार के उत्तरदायित्व के लिए जो है नवाब को, और बिना उत्तरदायित्व के अधिकार किसके पास है? कंपनी के पास। तो इस प्रकार कंपनी लगातार राजस्व ले रही थी और अधिकार जो है सभी इन्हीं के पास थे, और उत्तरदायित्व जो सभी हैं वो नवाब को दिए गए। और नवाब जो है वो कठपुतली बनकर रह गया, क्योंकि वो चाह कर भी जनता का काम नहीं कर सकता था। और इस प्रकार से नवाब की नेगेटिव इमेज जनता के बीच बनती चली गई, और एट लास्ट 1775 में नवाब का पद ही समाप्त कर दिया गया। अब ये पूर्ण रूप से कंपनी जो है वो शासन को अपने कब्जे में ले लिया इसने, और राजस्व को मनमाने तरीके से ही वो देते थे। 10 रुपए की जरूरत है, 2 रुपए दे दिया कि चलिए किसी तरीके से जनता को इतने में ही समझाइए। तो अब नवाब को ही तो उतने में समझाना पड़ेगा, और जिम्मेदारी नवाब के ऊपर आ जाती थी, गलती नवाब की आ जाती थी। उनको, कंपनी को कोई भी इसमें फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए काम कर रही थी। तो इस प्रकार से दीवानी का काम पूरी तरीके से लेकर के एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन के काम पे भी इनका नियंत्रण हो गया था। अगर नवाब कहता कि ये काम करवाना है, इसके लिए इतना वित्त चाहिए, तो ये देते ही नहीं थे। जब देते ही नहीं थे तो नियंत्रण किसका है? कंपनी का ही नियंत्रण प्रशासनिक कार्य पे भी है। बस एक मुखौटे के रूप में नवाब को वहां पे बिठाया गया था। तो पूरी तरीके से बंगाल पे द्वैध शासन के द्वारा लॉर्ड क्लाइव ने अपना कार्य शुरू कर दिया। और यह कहा जाता है, के.एम. पडिक्कर इसको डाकुओं का राज्य लिखते हैं। इतिहासकार के.एम. पडिक्कर कहते हैं कि द्वैध शासन जो है बंगाल में डाकू राज्य था, और जितना इस द्वैध शासन प्रणाली के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल को लूट लिया था, उतना किसी और आक्रमणकारी ने कभी नहीं लूटा था। यहां पे जनता को इतना लूटा गया, इतनी तरीके से जनता का शोषण किया गया कि 1770 में यहां पे भयंकर अकाल पड़ गया। भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल क्यों पड़ गया? इतनी उपजाऊ भूमि के ऊपर बंगाल बसा हुआ था, जहां पे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां सिंचित कर रही थी। उनका जलोढ़ मैदान जो बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, जहां पे बंगाल की खाड़ी से जाने वाला मानसून बहुत अत्यधिक बारिश भी करता था, वहां पे अकाल कैसे पड़ गया? ये अकाल पड़ गया इस द्वैध शासन की गलत नीतियों की वजह से, क्योंकि इसने किसानों के पास पैसा बिल्कुल नहीं छोड़ा। किसानों से जितना भी उत्पादन था वो सब कर के रूप में वसूल लिया, उनको दाने दाने का मोहताज कर दिया। तो इस वजह से वहां पे भयंकर अकाल पड़ गया और उत्पादन शून्य पहुंच गया। तो इस भयंकर अकाल में लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई और करोड़ों रुपए के माल का नुकसान बंगाल में हुआ। फिर भी जो है द्वैध शासन में इस यहाँ के प्रशासकों को कोई दया नहीं आई, और निरंतर द्वैध शासन 1772 तक चलता रहा। यह द्वैध शासन 1772 तक चलता रहा, और 1772 में इस शासन को वारेन हेस्टिंग, जब वारेन हेस्टिंग 1772 में गवर्नर बनकर के आया, तो उसने इस द्वैध शासन प्रणाली को खत्म किया था। लॉर्ड क्लाइव के विषय में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। लॉर्ड क्लाइव जो है 1765 में द्वैध शासन लागू किया इसने, और 1767 में लॉर्ड क्लाइव चला गया। लॉर्ड क्लाइव जो था वो 1767 में भारत से चला जाता है, और उनकी जगह कुछ 2 गवर्नर और आते हैं। यह 1700
1767 में चला गया। लॉर्ड क्लाइव जो था वो 1767 में भारत से चला गया और 1774 में इसने आत्महत्या कर ली थी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किस गवर्नर ने आत्महत्या कर ली थी। 1774 में इसने ब्रिटेन में आत्महत्या कर ली थी। 1767 से भारत से ये चला गया और 1774 में इसने ब्रिटेन में आत्महत्या कर ली थी। और लॉर्ड क्लाइव ने एक सोसाइटी ऑफ ट्रेड बनाया था। सोसाइटी ऑफ ट्रेड ये जो है अंग्रेजी अधिकारियों के लिए था। ये अंग्रेजी अधिकारियों के लिए ही था। ये क्लाइव ने इसको स्थापित किया था। अंग्रेजी अधिकारी ही इसके मेंबर थे सोसाइटी ऑफ ट्रेड के। और इस सोसाइटी को जो है तंबाकू और सुपारी के व्यापार का एकाधिकार दिया गया। इसमें जो है तंबाकू और सुपारी, इन दो चीजों के व्यापार का एकाधिकार जो है वो इस सोसाइटी के मेंबर्स को दिया जाता था कि आप जो है इन दो चीजों का व्यापार व्यक्तिगत तौर से कर सकते हैं। तो लॉर्ड क्लाइव जो है भारत में सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना के लिए भी जाना जाता है। और इसके द्वारा शुरू किए गए द्वैध शासन को खत्म किया था वारेन हेस्टिंग ने 1772 में, जब वो गवर्नर बन करके आया था। वारेन हेस्टिंग को हम समय आने पे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। यहां पर लॉर्ड क्लाइव के बाद में 2 और गवर्नर आए थे कि 1-2 साल के लिए, कोई उनके नाम जानने की जरूरत नहीं है। आप याद रखें कि 67 में वो चला गया था, फिर 72 में वारेन हेस्टिंग आया था। तो 67 से 72 के बीच में 2 गवर्नर और आए थे लॉर्ड क्लाइव के बाद में, लेकिन उनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। वहां पे ये लगातार द्वैध शासन जिस प्रकार से चल रहा था वैसे ही चलता रहा और ये सबसे भ्रष्ट शासन भारत के इतिहास में कहा जाता है। 65 से 72 का जो दौर था वो लूट का शासन कहा जाता है। शासन इसको आप कह ही नहीं सकते हैं, इसको कह सकते हैं डकैती डाली जा रही थी भारत में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के विषय में आगे हम पढ़ेंगे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक बार जो है ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने भाषण में कहा था कि 1765 से 1784 के मध्य भारत में जो शासन रहा, जो भारत में कंपनी का सरकार थी, इस कंपनी का शासन था, वो विश्व की सबसे भ्रष्ट, सबसे झूठी और सबसे खराब शासन व्यवस्था थी। ऐसी व्यवस्था कहीं भी नहीं देखी गई जिसने जो है इतना जुल्म किया। ये स्वयं लॉर्ड कॉर्नवालिस जो ब्रिटिश गवर्नर था, अभी वो भी आगे भारत आएगा, उसने एक बार ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में ये शब्द कहे थे। तो सोचिए कि कितना भयंकर और बुरी तरीके से बर्ताव जो है बंगाल में 1765 से 1772 के बीच में किया गया कि स्वयं ब्रिटिश के अधिकारियों ने भी इस प्रकार के शब्द इस पीरियड के लिए कहे थे। तो ये जो बक्सर का युद्ध है इसने प्रमाणित कर दिया था कि भारत में अंग्रेज अब राजनीतिक रूप से भारत को जो भी दिशा देना चाहे वो दे सकते थे, क्योंकि अब दिल्ली का शासक भी उनके आगे नतमस्तक था। उनकी पहुंच, उनका वर्चस्व अब दिल्ली तक उनका परचम लहरा रहा था। और आगे चल करके देखेंगे कि बंगाल ही नहीं, अवध, जितने भी क्षेत्र हैं वो सभी भारत के क्षेत्र ब्रिटिश के कब्जे में एक एक करके आते जाएंगे। हम देख रहे थे कि यहाँ पे अगर भारत के मैप पे हम नजर डालेंगे तो बंगाल है, अवध है, हैदराबाद है, मैसूर है, कर्नाटक है। अभी मैसूर से भी इनकी लड़ाइयां होंगी, हर जगह से इनका युद्ध फंसेगा, लेकिन हर जगह ये अपनी क्षमता के द्वारा सबको पराजित करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करते चले जाएंगे। तो मिलते हैं आगे एक और इसी तरह की बेहतर क्लास में। हमारे साथ जुड़े रहें स्टडी विद कृष्णा में। और मैं आशा करता हूं कि आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।